हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है यहाँ पर 9वें नंबर का। और भाई हम कर रहे हैं एसएससी एमटीएस के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर हम इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करने वाले हैं। तो भाई आज का जो हमारा कोट है वो है प्लीज़ डोंट स्टॉप हियर। तो भाई आपने अगर ये वीडियो स्टार्ट किया ना तो इसको पूरा देखना, अगर जाना हो तो भाई अभी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। क्योंकि भाई फिर क्या, तुम दूसरी वीडियो देखोगे, फिर टाइम पास करोगे, फिर तीसरी पे जाओगे, फिर घूम फिर के कहीं और जाओगे। तो भाई देखो तो पूरी देखना, मैं ये आपकी वर्थ इट होगी। जितनी भी वीडियो देखोगे इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, मतलब पूरे पूरे टॉपिक करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। और भाई याद भी करवाऊंगा, केवल करवाऊंगा नहीं, ये मेरी गारंटी। आपको सभी की सभी ट्रिकें ऐसी बना के लाया हूँ कि आपको साथ के साथ में याद हो जाएंगी। तो आप पूछोगे कि भैया आप कौन हो, तो मैं हूँ सिलेक्टेड हूँ एमटीएस 2024 में। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए वीडियो को हम अपने को शुरू कर लेते हैं। ये लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन है पहला। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। हिंदी में करके दिखा देता हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का जो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। तो देखो, मैंने आपको बहुत बारी दिल्ली सल्तनत है वो करवा चुका हूँ, पर मैं एक बार आपको दिल्ली सल्तनत है थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाती है दिल्ली सल्तनत। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा था, वो था हमारा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। दूसरा था हमारा कौन सा, खिलजी। तीसरे था तुगलक। फोर्थ था हमारा सैयद। और फिफ्थ था हमारा लोधी। अगर स्लेव डायनेस्टी में देखें तो स्लेव हमारा कब से कब तक चला, 1206 से 1290। ये चला 1290 से 1320। ये चला 1320 से 1414। फिर ये चला 1414 से 1451। और फिर चला 1451 से 1526। यहाँ पर हमारा है जो दिल्ली सल्तनत एंड हो जाती है, और यहीं से ही हमारी मुगल्स जो सल्तनत है वो शुरू हो जाती है। तो चलिए आज हम स्लेव डायनेस्टी है उसको पूरा फिनिश कर लेते हैं। जितने भी मेन क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे और इसका भी आंसर बता दूंगा। तो अभी आ जाते हैं हम क्या, स्लेव डायनेस्टी में। स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक हम किसने कहते हैं, वो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, देखो ये हमारी स्लेव डायनेस्टी और ये है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का जैसे कि मैंने आपको समय बताया 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन का समय कब से कब तक था, इनका था 1206 से 1210 तक। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन को क्या कहते थे, इनको कहते हैं लाख बख्श। और इनको क्या कहते थे, कुरान खां भी कहते थे, कुरान खां। क्योंकि इन्होंने भाई कुरान पढ़ रखी थी तो इन्होंने कुरान खां के नाम से भी जानते थे, के नाम से जाना जाता था, के नाम से जानते थे। अच्छा, इन्होंने क्या क्या बनवाया, इन्होंने कुतुब मीनार है ना जो दिल्ली में, उसको शुरू करवाया था। कुतुब मीनार को शुरू किया। फिर इन्होंने क्या बनवाया, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पर है, अजमेर में। फिर इन्होंने एक और बनाई थी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। तो इनके बाद कौन आता है, इनके बाद आता है यहाँ पर हमारा कुतुबुद्दीन के बाद कौन आता है, इसके बाद आता है हमारा इल्तुतमिश। ये पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, अब आएगा इल्तुतमिश। ये इसका ना जमाई था, मतलब जो कुतुबुद्दीन की
लड़की थी उसे इसने शादी की हुई थी इल्तुतमिश ने। इसका समय कब तक था, इसका था 1210 से लेकर 1236 तक का। इल्तुतमिश ने पहला ही काम क्या किया था, अपनी राजधानी को ना ट्रांसफ़र किया था, राजधानी ट्रांसफ़र की थी इसने। कहाँ से, लाहौर से दिल्ली लेके आ गया था, लाहौर से दिल्ली ले आया था। अच्छा, दूसरा काम इसने क्या किया, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, देखो इसने काम है वो शुरू किया था, लेकिन कुतुब मीनार इसने पूरी करवा दी थी, कुतुब मीनार पूरी करवाई। इसने एक एकता प्रणाली शुरू की, एकता प्रणाली शुरू की। अच्छा, इसने ना 2 सिक्के चलवाए थे, 2 सिक्के कौन से चलवाए थे, एक तो टंका और एक जीतल। तो अब जो टंका था ये था सिल्वर कॉइन, और जो जीतल था ये था हमारा कॉपर कॉइन। तो इसमें हमारा देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का सिक्का सुल्तान शमसुद्दीन ने चलवाया। तो जीतल तो हमारा किसका है, कॉपर का है, और तनका तो हमारा जो राइट आंसर इसमें तनका हो जाएगा। अच्छा, इसने और क्या करवाया था, इसने एक और 40 चहलगानी बनवाई थी। जो एक इसके देखो इसके पास ना गुलाम होते थे, तो उसने ना जो नोबल मतलब जो बहुत ज़्यादा समझदार गुलाम थे ना, तो उनकी एक टीम बनवाई थी, ऐसे मान लो तो 40 बनवाई थी। 40 जो सरदार थे इसके, उसका इन्होंने बना था। अच्छा, अब ये आप पूछोगे टंका और जीतल हम इनको कैसे याद रखें, तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं पेन को बदल लेता हूँ। तो देखो जीत मान लो आप, कोई जीत है, कोप क्या होता है, पुलिस होती है, तो जीत नाम का कोई बंदा है, कोप है वो, और टंका फिर आपको याद ही रह जाएगा सिल्वर। तो जीत नाम का कोई है, कोप COP पुलिस को कहते हैं ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। और भाई अब अगर हम पूछें पोलो खेलते हुए कौन मरा था, तो कुतुबुद्दीन है ना, वो पोलो खेलते हुए मर गया था। पोलो जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं ना, पोलो खेलते हुए मर गया था, इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश का काम हो गया यहाँ पर। इल्तुतमिश के बाद इसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो आ जाती है दिल्ली की गद्दी पर। तो अब आ जाएगी रजिया सुल्तान। ये कब तक रहती है 1236 से लेके 1240 तक। रजिया एकमात्र महिला शासिका थी, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, एकमात्र महिला शासिका जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। दूसरा, इसी के टाइम में ना, जो इल्तुतमिश के ही टाइम में एक वो रहता था कवि नहीं, पोइट कह सकते हो या हिस्टोरिकल कह सकते हो, मिहान उज सिराज नाम था उसका। तो उसने एक किताब लिखी थी तुजुक ए नासिरी। तो इसमें इसने बताया था जो इल्तुतमिश के, देखो इल्तुतमिश के बहुत सारे सन भी थे, मतलब बेटे भी थे, पर मिहान उज सिराज ने तुजुक ए नासिरी में बताया था कि जो रजिया थी ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो कैपेबल थी एक शासिका बनने के लिए, तो वो रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका थी। और जब ये एक अल्तुनिया नामक शासक था, उसने रजिया सुल्तान को कहाँ पर, बठिंडा के किले में ना बंद करवा लिया था। फिर रजिया ने क्या कहा कि भाई तू मेरे को बंद क्यों कर रहा है, चल मैं तेरे से ना शादी कर लूँगी। अल्तुनिया से कहा रजिया सुल्तान ने कि मैं तेरे से ना शादी कर लूँगी, और भाई तू भी फिर जो पूरी दिल्ली सल्तनत का तू राजा बन जाएगा। तो भाई अल्तुनिया और रजिया का है ना वो शादी हो गई थी। और जब ये वापस आ रहे थे ना, बठिंडा से, पंजाब से जब वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो इनको ना एक ट्राइब ने यहाँ पर पकड़ के मार दिया था। बेसिकली मरवाया कि इन्होंने था, जो 40 चहलगानी थी ना, कहाँ गई,
चालीसा के लोग थे ना, 40 चैलगानी, उन लोगों ने मरवाया था क्योंकि भाई वे मानते थे कि हम ना 40 लोग इतने समझदार हैं कि हमें कोई महिला शासिका है वो कैसे हमें एक आदेश दे सकती है। तो यहाँ पर जो दिल्ली में आते हुए एक ट्राइब ने मार दिया था, उस ट्राइब का नाम था खूखार ट्राइब, खूखार ट्राइब। और इनको भाई कैथल में मार दिया था, कैथल हरियाणा में। वहीं पर है जो रजिया की आज भी टॉम्ब हमें देखने को मिलती है। उसके बाद भाई एक नसीरुद्दीन महमूद भी आता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सीधा ही, देखो नसीरुद्दीन महमूद का ही बता देता हूँ, वैसे वो बैठता है। इसके बाद भी 2-3 बैठते हैं, इतना ज़्यादा वे नहीं है। वो बैठता है 1246 से 1266 तक। नसीरुद्दीन बैठता है, लेकिन 1266 से 1287 तक यहाँ पर बैठता बलबन, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल था किसमें, सलेव डायनेस्टी में। तो यहाँ पर बलबन गद्दी पर बैठ जाता है। बलबन के बहुत सारे काम हैं। इसका जो वास्तविक नाम था बलबन का, वास्तविक नाम देखिए, बलबन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, वो था बहाउद्दीन था। बलबन ने जो ये 40 चैलगानी बनाई थी ना इल्तुतमिश ने, इसको ही समाप्त किया, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। तो 40 को समाप्त किया, इसने को समाप्त किया। लो एवं रक्त की नीति चलाई, लो एवं रक्त की नीति चलाई। और इसने सिजदा और पैबोस एवं पाबोस चलाया। ये सिजदा क्या था, मतलब मान लो ये बलबन भाई दरबार में बैठा राजा था, तो कोई भी इसे मिलने आएगा ना, तो भाई वो क्या करेगा, इसके आगे अपनी जो सिर है ना वो झुकाएगा। और पाबोस का क्या मतलब है, इसके ना पैरों को चूमेगा। तो सिजदा और पाबोस इसने शुरू किया था। इसने पारसियों का नवरोज त्योहार भी शुरू किया था, पारसियों का नवरोज त्योहार भी शुरू किया था। और ये खुद को क्या कहता था, खुद को ना निजाम ए खुदाई कहता था, निजाम एक खुदाई कहता था। ये कहता था कि मैं ना भगवान का एक दूत हूँ भेजा हुआ, तो इसलिए अपने आप को ये निजाम एक खुदाई कहता था। तो यहाँ पर ना भाई मैंने दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी है ना वो पूरी की पूरी आपको करवा दी है। यहाँ पर ना हमारी स्लेव डायनेस्टी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखो स्लेव डायनेस्टी हमने कर ली यहाँ पर, फिर हम करेंगे अगली वीडियो में खिलजी और तुगलक, इन दोनों को मैं साथ में ही करवा दूंगा। तो भाई ये हमारी पूरी की पूरी स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश है जो मैंने करवा दिया। इससे बाहर भाई आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, हो सकता हो तो भाई आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े हुए हैं। तो जो वासिफुद्दीन डागर हैं, इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ। तो वासिफुद्दीन डागर वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिक जेनर्स। तो ये ध्रुपद स्टाइल से हैं, वो जुड़े हुए हैं। देखो हमने पिछली वीडियोज में क्या किया था, हमने संतूर के कुछ क्लासिक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके किए थे, सरोद के किए थे, फिर हमने सितार के किए थे, तबले के भी किए थे, फ्लूट के किए थे, और अभी हमने बस यही किए थे। तो देखो संतूर के मैंने आपको कौन से करवाए थे, संतूर का करवाया था शिव कुमार शर्मा। फिर इन्हीं के बेटे हैं राहुल कुमार शर्मा, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, राहुल कुमार शर्मा, ये मैं बस रिवाइज करवाने के लिए करवा रहा हूँ। फिर कौन थे, शिव कुमार भजन सोपारी। फिर कौन थे, तरुण भट्टाचार्य। तो ये कैसे याद करवा था, संतूर का जो साबुन आता ना, संतूर का साबुन लगा के राहुल क्या करने गया, शिव जी के मंदिर में गया। वहाँ पर उसने क्या किया, भजन किए, भजन सोपारी, और वहाँ पर उसको तरुण भी मिल गया, तरुण भट्टाचार्य। तो इसमें आप एक और नाम याद करना, बस यहाँ पर फिर आपके संतूर के हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। वो है
उल्लास बापत। तो ऐसे कैसे याद रख सकते हो? संतूर का साबुन लगा के राहुल, राहुल कहाँ पर गया? शिव जी के मंदिर में गया। उसके मन में ना भजन भजन करने का, भजन सोपारी है BS से, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ इसलिए शॉर्ट में लिखा है। भजन भजन करने का ना उल्लास था, उल्लास था। और वहाँ पर उसको तरुण भी मिल गया, तरुण भट्टाचार्य। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। फिर आ जाते हैं हम सरोद। सरोद के कैसे किया था? अवरोध। अवरोध किन किन ने पैदा किया था? एक तो अकबर ने किया था, अकबर ने किया था। एक अलाउद्दीन खान ने किया था, अकबर खान, वैसे पूरा नाम अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान, अमजद अली खान। तो ये हमने अवरोध से किए थे। अभी मैं आपको 2-3 और करवा देता हूँ, ये पहले ही कर चुके हैं, जो नए हैं मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। चौथे हैं हमारे हाफिज अली खान, हाफिज अली खान। फिर हमारे राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ। उसके बाद बुद्धादेव, बुद्धादेव दासगुप्ता, दासगुप्ता। तो देखो सरोद, सरोद से हमने क्या बना था? अवरोध। अवरोध होती है एक रुकावट। तो रुकावट किन किन ने गिरी थी? अकबर ने गिरी थी, अलाउद्दीन खिलजी, हिस्ट्री से पता होगा, और अमजद अली हमने ऐसे याद कर लिया था। फिर देखो हाफिज, हाफिज, हाफिज का मतलब होता है एक टाइप से, मान लो जैसे हम कहते हैं ना खुदा हाफिज, शायद हाफिज का होता है रक्षा करना। तो राजीव ने बुद्धा जी का आशीर्वाद लेके, राजीव ने क्या किया? बुद्धा जी का आशीर्वाद लेके अपनी हाफिज किया, मतलब अपना है जो मदद की। तो ऐसे याद कर सकते हो, राजीव ने बुद्धा का आशीर्वाद हाफिज लेके अपना रक्षा की। किससे? अवरोध से, अवरोध से, अवरोध से। तो भाई हमारे सरोद के भी हैं, वो भी कंप्लीट हो गया, और कोई नहीं आने वाला इससे बाहर। संतूर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी सितार, सितार के भी मैं करवा चुका हूँ पहले ही। सितार के जो सबसे फेमस हैं वो कौन है? रविशंकर, रविशंकर। इनकी जो बेटी हैं वो कौन है? अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर। और इन्हीं के ही भाई हैं, वो कौन है? वो है उदय शंकर, उदय शंकर, जिन्हें फादर ऑफ फ्यूजन डांस भी कहते हैं, फादर ऑफ फ्यूजन डांस। फ्यूजन का क्या मतलब होता है? इन्होंने ना वेस्टर्न और इंडियन डांस को ना मिला के बनाया था। और जो इन्होंने जो डांस बनाया था वो कौन सा था? वो था हाई डांस, हाई डांस। तो रविशंकर, अनुष्का शंकर और उदय शंकर, ये आप ऐसे याद कर लेना। और फिर हमने क्या कहता है? रवि, रवि माने सूर्य होता है। रवि विलायत में भी निकलता है, विलायत में भी निकलता है। विलायत खान, रविशंकर, अनुष्का शंकर। और फिर हमने एक और किया था निखिल, निखिल। देखो हमने कैसे याद किया था, ये पहले की ही ट्रिक है, फिर इसमें मैं 2-3 नाम और जुड़वाऊंगा। रवि विलायत में भी निकलता है, निखिल अनुष्का के साथ उदय के पास गया। रवि विलायत में निकलता है, निखिल अनुष्का के साथ उदय के साथ गया। अभी हमें और भी 2-3 नाम याद कर लेते हैं। एक तो हमारा इमारत खान, इमारत खान। और एक है शाहिद परवेज, परवेज। अगला हमारा बुद्धादित्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, मुखर्जी। देखो एक तो यहाँ पर थे बुद्धादेव दासगुप्ता, यहाँ पर बुद्धादेव है, और यहाँ पर बुद्धादित्य। तो देखो इसको कैसे याद करोगे? तो देखो सितार, सितार, सितार से आपको रविशंकर तो याद ही होगा। तो देखो रवि, रवि कहाँ पर निकलता है? विलायत में निकलता, निखिल अनुष्का और होता है, ऐसे याद किया था। तो रवि विलायत में निकलता, इमारतों पे जो है रवि की किरणें पड़ती हैं, इमारत खां। अच्छा विलायत में जाके ना हम शहीद हो गए, विलायत में जाके शहीद हो गए। कौन हो गया? निखिल शहीद हो गया। तो वहाँ पर क्या किया? बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धा के सामने उन्होंने जोत लगाई। देखो अगर सरोद आएगा ना और बुद्धा देव आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा कि याद आ जाएगा कि भाई ये बुद्धा देव हैं, ये सरोद से हैं, और सितार वाले बुद्धा आदित्य हैं। तो रवि कहाँ पर पड़ता है? जो सूर्य की किरण पड़ती है वो इमारत पर पड़ती है। शहीद हो गए शाहिद, और बुद्ध आदित्य मुखर्जी, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम किस पे? तबले पे। देखो हमारे सितार हैं वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम तबला। तबला हमने क्या 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 किया था? एक तो अल्लाह रखा, अल्लाह रखा।
और इन्हीं के जो पुत्र हैं वो कौन है, अल्लाह रखा और थे जिनकी अभी डेथ भी हुई है, दिमाग से निकल रहा, हाँ जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन हुसैन। इसमें ना आपको दो नाम और याद रख लेना, फिर अपना है जो तबला भी है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। एक तो अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा, और एक है स्वापन चौधरी, स्वापन, अरे क्या लिख दिया, स्वापन चौधरी। तो देखो ये जाकिर हुसैन ना मैं आपको बताता हूँ ये कौन थे। जैसे आपने एक ना बहुत ताजगी ऐड आती थी तो वो जो तबला बजाते थे ना वो जाकिर हुसैन ही थे भाई। तो इनके जो पिता थे वो अल्लाह रखा थे। तो तबला देखो टैब, टैब से याद करना, टैब 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 चलाते चलाते ना आप सो गए तो आपने ना अनोखे सपने देखे, स्वापन, टैब चलाते चलाते आप सो गए तो अनोखे स्वपन देखे, तो अनोखे लाल मिश्रा, स्वापन चौधरी ऐसे याद कर सकते हो। और ये दो भाई मैं पहले ही करवा चुका हूँ कई वीडियोस में। अभी आ जाते हैं फ्लूट पे। फ्लूट के आपको मैंने दो करवाए थे, एक तो पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष जो पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ, और एक करवाए थे हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इसमें ना बस आपको दो और नाम याद रखने हैं, दोनों सेम ही हैं। एक तो हमारे राजेंद्र परसाना और एक है राजेंद्र कुलकर्णी, कुलकर्णी। तो ये हो गए हमारे फ्लूट भी यहाँ पर मैंने आज ख़त्म करवा दिया। तो फ्लूट के ये दो नाम याद करने हैं, ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो राजेंद्र, तो आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा एक ना हम कर लेते हैं जो नया ही है हमारा, ये देखो ये अपना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारे सभी हैं, मैंने आपको करवा दिया। अभी कुछ ना नया कर लेते हैं यहाँ अपना, फिर आपके एक्सपोनेंट हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे। हम करते हैं रुद्र वीणा का, रुद्र वीणा। रुद्र वीणा के ना बेसिकली तीन हमारे एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सादिर अली खान, अली खान, एक है असद अली खान, असद अली खान, और एक है जिया मुहीउद्दीन, मुहीउद्दीन डागर। तो ये जो हमारे वसीफुद्दीन डागर है ना, तो यहीं से मैंने भाई ये पूरी चीज़ पकड़ी है और यहाँ से मैंने आपको पूरे एक्सपोनेंट से वो करवा दिया। हाँ मेरे को पता है घटकम वो भी रहे हुए हैं भाई, वे भी करवाऊँगा, चिंता मत करो, वोलियन के भी जो पर जो मैन है ना वो मैंने करवा दिए आपको। आज आपका संतूर है वो ख़त्म हो गया, सरोद है, सितार है, तबला है, फ्लूट है, और कौन है, रुद्र वीणा। अभी हमारी सारंगी बची है, मदगम बचा, मुझे पता है, वोलियन भी है, बहुत सारे हैं, वो हम अगली वीडियो में ख़त्म कर देंगे। फिर हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है एक्सपोनेंट्स का। अगला, व्हेन वाज द लाहौर डिक्लेरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये देखो ये लाहौर डिक्लेरेशन क्या था, ये हमारा हुआ था 21 फरवरी 2019 में है जो ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था, देखो इंडिया से थे तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। इंडिया से कौन थे, इंडिया से थे हमारे अरे क्या नाम था उनका, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और पाक से थे हमारे नवाज शरीफ। ये बेसिकली लाहौर अधिवेशन क्या था, कहाँ गया, 1999, 21 फरवरी है ये, 21 फरवरी। तो ये लाहौर अधिवेशन क्या था कि भाई भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना एक शांति बनाई जाए। तो यहाँ पर एक लाहौर में ये हमारा अधिवेशन हुआ था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ उस टाइम में पाकिस्तान के पीएम थे, उनके बीच में समझौता हुआ था कि भाई हमें ना सीज फायर करनी है, पर भाई तुम्हें पता पाकिस्तान अपने नामों से बाज नहीं आता, भाई हराम खोर है वो ऐसे ही रहेगा, वो नहीं सुधरने वाला। अगला है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, पुराना है कर लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर इन इंडिया इन 2020। तो 2020 में जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके हिसाब से पुअरों की पॉपुलेशन 2020 में इंडिया में कितनी थी, तो वो थी हमारी
लगभग 22 करोड़ के आसपास, 228.9 मिलियन, तो ये हमारी पुअरों की बताई गई है। अगला है द पार्ट ऑफ अ टेम्पल वेयर द मेन देती ऑफ द टेम्पल इज हाउस्ड इज नोन एज। तो देखो हिंदी में कर देता हूँ, मंदिर का वह भाग जहाँ मंदिर के मुख्य देवता का वास होता उसे क्या कहते हैं? तो वो होता हमारे वैसे गर्भगृह में। पर मैं एक बार इसमें ना आपके लिए एक तस्वीर लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो वैसे मैं पहले समझा देता हूँ। देखो एक तो हमारे होते हैं नगारा स्टाइल, नगारा 3 प्रकार के वैसे टेम्पल स्टाइल होते हैं। तो नगारा, फिर साउथ में होते हैं हमारे द्रविड़, और बीच में होते हैं विसारा। एक बार मैं ना लेके जाता हूँ 1 मिनट। तो देखो ये हमारे टेम्पल के स्टाइल बेसिकली आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये रहा। तो देखो एक तो हमारा कौन सा पेन कहाँ से यहाँ से आएगा, एक तो हमारा कौन सा नगारा स्टाइल, एक हमारा द्रविड़ स्टाइल, एक है वेसारा स्टाइल। मैं चिंता मत करो, याद करवाऊंगा भाई। तो देखो नगारा स्टाइल कहाँ पर है, ये हमारा जो नॉर्थ में है ना, जितने भी यूपी बिहार हरियाणा वाले हैं, यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा होगा नगारा स्टाइल। ये जो द्रविड़ स्टाइल है ये बेसिकली आपको साउथ में देखने को मिलता है, ऐसा मंदिर होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो वेसारा स्टाइल है ना, ये हमारा बीच का होता है, एक यहाँ पर होता है, जो चोटियाँ होती हैं ना ये ऐसी होती हैं। तो नगारा को आप कैसे याद कर सकते हो कि हमारा नॉर्थ से है। कैरी मिनाटी को जानते हो ना भाई, कैरी मिनाटी, या आप नगर जानते हो कि नगर है, नहीं ना छोड़ो, कैरी मिनाटी को जानते हो ना, कैरी मिनाटी को। उसका असली नाम क्या है भाई, जो हार्डकोर फैन होंगे उनको पता, अजय नागर, अजय नागर। तो नागर भाई कैरी मिनाटी कहाँ पर रहता है, नॉर्थ में रहता है। तो नागर ऐसे याद किया था मैंने तो। अच्छा तो द्रविड़ है, द्रविड़ है हमारा साउथ का, और वेसारा हमारा कहाँ का, बीच का। तो ये अब मैंने ऐसे याद किया था, तो बीच का है, द्रविड़ नीचे और ऐसे। अच्छा देखो अब ना इनके स्टाइल पे आते हैं। तो देखो जो यहाँ पर आपको एक गुंबद सा दिख रहा है ना, ये गुंबद ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमालका, अमालका। और यहाँ पर जो इस मंदिर का है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपस्टोन, कैपस्टोन। चिंता मत करो, याद करवा दूंगा। अच्छा देखो अब जो ये है, एक बार मैं पेन बदल लेता हूँ भाई, जस्ट अ मिनट। अब देखो अब जो जिसका थोड़ा गहरा कलर हो, देखो अब अरे यार मिस्किन स्ट्रोक। अब देखो, अरे भाई क्या, जस्ट अ मिनट गाइस। अरे भाई साहब पूरा ही चला गया क्या। तो देखो अब ये है, ये बोले तो ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम यहाँ पर शिखर। इसमें अभी भी मोटा भाई, अभी ज़्यादा पतला हो गया। इसको कहते हैं हम शिखर। अगर हम यहाँ पर साउथर्न स्टाइल टेम्पल में देखें तो हमें देखो ये देखने को मिल रहा है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विमाना। चिंता मत करो, देखो आपको ना बस ये याद रखनी है, जो ये चोटी है ना ऊपर, अभी मैं इसको उड़ाऊंगा ना तो पूरा उड़ जाए, ऊपर जो ये चोटी दिख रही है ना, इसको तो कहें अमालका। और यहाँ पर जो आपको चोटी देखने को मिलती है ये हमारी कैपस्टोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक लंबी ही आपको देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं शिखर। और यहाँ पर इस टेम्पल स्टाइल में इसको बोलते हैं हम विमाना। अच्छा जो गर्भगृह है दोनों में, जहाँ पर ना भगवान की तस्वीर होती है, जहाँ पर ना भगवान जी बैठते हैं, तो ये होता है गर्भगृह। और यहाँ पर भी सेम ही होता है, यहाँ पर होता है गर्भगृह। यहाँ पर क्या होता है, मंडप होते हैं 3 ना, एक छोटी बेसिकली मंडप क्या होते हैं, छोटे छोटे ना मंदिर से होते हैं, जिनमें से हमें देखो हम यहाँ से जाते हैं भगवान जी के पास पहुँच जाते हैं, तो ये होते हैं मंडप। ऐसे ही यहाँ पर भी एक मंडप होता है, देखो ये रहा, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर, इसमें भी सेम है मंडप। और यहाँ पर एक जो सीढ़ियाँ होती हैं, चबूतरा होता है ये चढ़ने के लिए, यहाँ पर भी सेम होता है और यहाँ पर भी सेम होता है। बेसिकली आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है, एक तो अमालका और एक है कैपस्टोन। इसको अमालका बोलते हैं, इसको कैपस्टोन। और एक जो मेन चीज़ है ये है शिखर, और ये है इसमें विमाना। तो भगवान जी कहाँ पर बैठते हैं, वो बैठते हैं गर्भगृह में। तो इसका जो राइट आंसर है वो गर्भगृह हो जाएगा। और भाई मैंने तीनों स्टाइल के बता दिए हैं, नगारा बता दिए, द्रविड़ बता दिए और वेसारा आपको बता दिए हैं। अच्छा अब याद कैसे रखोगे,
आप शिखर को पहले तो अमालका को अमालका, फिर कैपस्टोन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है शिखर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर विमाना। तो देखो इनको हम कैसे याद रखते हैं, इनको देखो, इसका तो आप याद रखो, एक ना कैप सी है, ये कैप देखो, इसमें तो पूरा ये आ रहा है। अगर इसमें देखें ना खाली एक हमें कैप सी दिख रही है, तो कैप का स्टोन, मतलब स्टोन की ना कैप है, स्टोन की कैप है, तो ऐसे याद रख सकते हो। और शिखर देखो, शिखर पे चढ़ने के लिए हमें शिखर पे जाना होता है, तो हमें ना कुछ ऐसे जाना होता है, तो शिखर विमाना, तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। अगला है समा चेकवा, एक लोक नृत्य है जो भाई बहन समा और चेकवा की पारलौकिक कथा पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है। यह लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है? इंग्लिश में भी करवा देता हूँ। समा चकवा जो फोक डांस है, इसमें एक बहन भाई का है। देखो, इज द बेस्ड ऑन द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ द सिबलिंग्स समा एंड चकेवा, इन विच द ब्रदर गोज टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट टू सेव हिज सिस्टर, विद विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो ये समा चकवा है, ये कहाँ का है? ये है बिहार का। अभी ना मैं एक बार इंडिया का मैप लेके आता हूँ, और मैं आपको देखो, पहले तो हम बिहार गए कर लेते हैं। वैसे बिहार के हमने आज तक नहीं किए हैं। बिहार के में ना आपको या देखने को मिलेगा। देखो जैसे इनका एक तो है विदेशिया, एक है जिजिया, एक है धोबिया, अच्छा एक है जाटिन, एक है झूमर, एक है कजरी ना आपको ये कहाँ पर देखने को मिलता है? यूपी में भी देखने को मिलता है, यूपी प्लस बिहार, क्योंकि भाई बाउंड्री लगती हैं तो एक दूसरे में ना कल्चर चले जाते हैं। और एक है पाइका, ये आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा और प्लस झारखंड में भी देखने को मिलेगा। टूट के तो बने हैं ना, तो जो पाइका है वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। तो देखो बिहार कैसे याद करने हैं, चिंता मत करो, याद भी करवाऊंगा। एक बार इन्होंने इस पेन की मैं बदल देता हूँ जो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो देखो बिहार के लोग ना विदेश में जाते हैं, ज़्यादातर ना बिहार के लोग क्या जाते हैं? बाहर जाते हैं, तो विदेश में जाते हैं, विदेशिया। फिर क्या करते हैं? जिजिया से याद रख लो, जीजी बोलते हैं ना हम, जीजी, तो जिजिया ऐसे याद रखो। फिर वे क्या करते हैं भाई? बाहर जाके कपड़े तो धोने होते हैं ना, धोबिया, तो विदेश में जाते हैं, जीजी बोलते हैं, धोबिया करते हैं। जाटिन और झुमेर है, ये बहुत जगह पर है। और कजरी और पाइका, ये नाम आपको जब झारखंड का करवाऊंगा और यूपी का करवाऊंगा उसमें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हालांकि एक दो पे एक और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, वो है सोहर खिलौना। ये क्या होता है? जब ना किसी औरत को बच्चा मतलब पेट में हो जाता है, प्रेग्नेंट होती है, तो जब ये किया जाता है कि सोहर का खिलौना आ गया, तो सोहर खिलौना भाई ऐसे कुछ होता है। अभी ना मैं इंडिया का मैप लेके आता हूँ, फिर मैं आपको पूरे जो फोक डांस है वो रिवाइज करवा दूंगा। 1 मिनट रुको बस। अभी देखो, अभी ना आपको यहाँ पर इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। बेसिकली मैंने किया क्या है, पहले मैंने आपको हरियाणा के करवाए, फिर राजस्थान के करवाए, फिर गुजरात के करवाए, फिर महाराष्ट्र के करवाए, फिर गोवा के करवाए, फिर कर्नाटक के करवाए। अब ना मैं केरला का भी है। फिर हमारी एक पट्टी है यहाँ से ना पूरी की पूरी है वो ख़त्म हो जाएगी। चिंता मत करो, पूरे याद करवाऊँगा। पहले ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले रिवाइज करवा देता हूँ हरियाणा के पकड़ लो। सबसे पहले हरियाणा कौन सा था? हरियाणा का रसांग, जो किनके द्वारा करवाया गया था? ये पहले ही करवा चुका हूँ भाई, रिवाइज करवा रहा हूँ। 1750 में कृष्ण लाल भाट के द्वारा शुरू किया गया था। फिर था लूर, फिर था खोड़िया, और क्या था? छठी, और उसके बाद था गुग्गा। बस यही है जो डांस है, आपको हरियाणा के याद रखने हैं, रिवाइज कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं राजस्थान के हमने कौन से किए थे? एक तो किया था हमने घूमर, एक किया था सुई सीनी, कलबेलिया। अच्छा, उसके बाद कौन सा किया था? कलबेलिया के बाद किया था हमने तेरह ताली, चारी,
चारी, तो ये हमारे हैं राजस्थान के डांस हैं। जो कलबेलिया है वो हमारा स्नेक ट्राइब करता है, इसकी जो फेमस है गुलाबो सपेरा, जिनको 2016 में पद्मश्री मिल गया है। जो चारी डांस है, चारी किन गुजरों के द्वारा किया जाता है, और जो 13 ताली है वो भील ट्राइब है उनके द्वारा किया जाता है। अब आ जाते हैं गुजरात के। तो देखो गुजरात के, अभी गुजरात के करवाता हूँ। गुजरात के हमने कौन सा किया था, एक तो किया था हमने मोदेरा, मोदी जी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। फिर हमने किया था तिप्पानी, तिप्पानी, भवई, भवई, ये हमने बहुत बारी कर चुका हूँ। उसके बाद हमने क्या किया था, लूडो खेलते हैं तो हूडो, विन 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 करोगे विन छूडो, सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल, और ओनली धमाल हरियाणा में था, सिंपल धमाल हरियाणा था। ये पहले करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। सिद्धि धमाल, फिर था लाशय, लाशय, तो ये हमारे कहाँ के, अच्छा गरबा डांडिया, ये तो भाई फेमस है गरबा डांडिया। ये कहाँ के हो गए, ये हो गए हमारे गुजरात के। उसके बाद आ जाते हैं हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के मैंने कैसे कैसे करवाए थे महाराष्ट्र, एक तो धन, अरे यार इसका जो पेन है ना, इसका पंगे पड़े रहे हैं। अरे भाई क्या कर दिया मैंने, ये धन नगरी, धन नगरी, जो धन की नगरी है कौन, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा धन है। फिर क्या किया था हमने, पाव डाव डांस, पाव पाव भाजी खाते हैं वहाँ पर, पाव डाव डांस। एक क्या था, कोहली डांस, कोहली जो फिशरमैन कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। और एक था कौन सा, वो नागिन थी ना भाई, नागिन यार वो भूल गया दिमाग से। एक था नाटक डांस, नाटक डांस, पाव डाव, धन नगरी, कोहली, और कौन कौन से डांस थे, एक था लावणी, लावणी, अरे एक वो होती ना नागिनों से याद, मोनी, मोनी डांस, मोनी डांस। तो ये थे हमारे कहाँ के, महाराष्ट्र के। कर्नाटक के किए थे, कर्नाटक के फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वीर गासे, वीर गासे, डोलू कुंतिया, डोलू कुंतिया, फिर बोलक, कामसाले, कामसाले, भूतिया, भूता, और उसके बाद क्या था वीर यक्षगान, यक्षगान। तो भाई देखो यहाँ से हम शुरू होते कहाँ से, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। रिवाइज करो, मैं पहले की वीडियो में करवा चुका हूँ, रिवाइज कर लेना आप। महाराष्ट्र हो गया, और कौन कौन सा हो गया, कर्नाटका हो गया। अब कर लेते हैं केरला के। केरला के भी भाई चिंता मत करो, आज तक की ना सबसे अच्छी ट्रिक लाया हूँ केरला के लिए, तो मतलब इतनी आसानी से याद करवा दूँगा। केरला, केरला में आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर है मैप में, देखो ये रहा हमारा केरला। तो यहाँ पर ना हमारे सभी हैं वे डांसेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे एक साइड के। हालांकि हमने जैसे बिहार कर रखा है ऐसे ही हमने उड़ीसा भी कर रखा है, आंध्रा भी कर रखा है, पर मैंने अभी एक साइड के ख़त्म कर रहा हूँ। तो देखो केरला के मैं लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाना। और भाई कितने गजब गजब के नाम है ना, वो मेरा काम है। देखो पहला तो इसका ओट्टम थुल्लल, दूसरा है कलियट्टम, कलियट्टम, कनैयाट्टम, कोडियट्टम, कोडियट्टम। उसके बाद हमारा कोलाकली, कोलाकली, फिर है थप्पुकली, फिर कोरव वन नकली, उसके बाद तिरुवथिराकली, उसके बाद है चक्यार कूट, कैसे लिख दिया भाई, चक्यार कूट। उसके बाद है थियम, थियम। तो देखो कैसे याद करोगे, केरला को ना आप करेला से याद करो, करेला। तो करेला, करेला करेला से याद रखना है। देखो तो आपको कैसे याद रखना, ओ टी टी, ओ टी टी पर कानी, काली, कानी काली, कोडी, हाँ रुक जा, कोडी नहीं, औरत कोडी थी,
कोडी थी। देखो भाई ये ना ट्रिक है भाई। अभी ना बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई कैसी ट्रिक करवा रहा, भाई याद करनी पड़ेंगी ना। ट्रिक ऐसी करवाओ कि भाई आपको याद होनी चाहिए। तो देखो ओ टी टी से ऐसे याद हो गया। कहानी, मैं भाई मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बस एक ट्रिक है, प्लीज़ इनको ट्रिक के हिसाब से देखना। तो कहानी देखो हर एक के पीछे ना यट्टम यट्टम आ रहा, तो यट्टम वाली मैंने करवा दिया है। तो कहानी ओटीटी पर कहानी काली काली, कहानी काली औरत, औरत ये कोई नहीं है, कोडी, कोडी थी से थियम। तो ओटीटी पर कहानी काली औरत कोडी थी, कोडी का मतलब होता है झुकना। ओटीटी पर कहानी काली औरत कोडी थी। तो ऐसे आप ये याद कर सकते हो। अब देखो कली 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 कली। अभी मैं चाहूँ ना आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि भाई कथक कली है, आपको पता ही है जो हमारा क्लासिकल डांस है वो कहाँ से है, कथक, कथक कली। तो कहाँ से है, आप कली कली से ऐसे याद कर लो। तो मेरे को पता है भाई बहुत सारे बंदों को है कली 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 याद नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो हम इसको करेंगे कली कली कली। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कली हमें किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको देखें और अगर हम देखें इसको, तो देखो हमारे कौन कौन से हैं इसमें, कोला, अरे दोनों पेन ही सेम हो गई है, तो ये ले लेते हैं। तो हमारा क्या है, कोला, कोला, कोला था, कौरव, थीरू, कोला था कौरव थीरू। तो कोला कली, था थापू कली, कौरव, कौरव और तीरू। कोला था कौरव, कोला था मतलब कोला था कौरव थीरू, कोला था कौरव थीरू। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। तो भाई हमने केरला के हैं वो भी डांस कितनी ही आसानी से याद कर लिए हैं। तो जो समाज चेकवा है ये कहाँ का है, ये है बिहार का। तो आज अपनी जो हमने ये लाइन है, ये हमारी लाइन है, ये पूरी याद कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भाई, तो देखिए अगली हमारी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एल के अडवाणी। तो एल के अडवाणी जी की कौन सी ऑटोबायोग्राफी है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। तो ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम। विंग्स ऑफ फायर ये किनकी है, ये है एपीजे अब्दुल कलाम जी की। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने आपको किन किन की करवाई थी, वो मैंने करवाई थी किन की, एक तो हमने करवाई थी सलमान रशीदी की, और एक करवाई थी अरुंधति रॉय की। भाई पहले ही ट्रिक करवा चुका हूँ अरुंधति रॉय। तो देखो अरुंधति रॉय की मैंने कैसे करवाई थी कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो क्या है, अलजेब्रा का टीचर है, अलजेब्रा। वो क्या है भाई, उसके पास कैपिटल है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा आउटमोस्ट हैप्पी है, आउटमोस्ट हैप्पी है। वो क्या करता है भाई, कैपिटल है, उसके पास पैसा है, तो वो क्या करता है, कश्मीर में घूमने के लिए जाता है, कश्मीर में घूमने के लिए जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड स्मॉल थिंग्स पर ध्यान देता है, स्मॉल थिंग्स पर ध्यान देता है। तो देखो ऑर्डिनरी पर्सन से कौन सी बुक थी, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइडेड टू एम्पायर। तो ये थी हमारी अलजेब्रा। अलजेब्रा वाली कौन सी थी, अलजेब्रा की थी द अलजेब्रा इनफाइनाइट जस्टिस। कैपिटल वाली कौन सी थी, कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी। आउटमोस्ट हैप्पी से कौन सी थी, आउटमोस्ट हैप्पी से थी हमारी, आउटमोस्ट हैप्पी से भी थी एक, अभी दिमाग में नहीं आ रही आउटमोस्ट हैप्पी वाली इतनी, अभी ये नहीं आ रही। कश्मीरी वाली कौन सी थी, कश्मीरी वाली थी कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम। और स्मॉल थिंग्स से कौन सी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें इन्होंने 1997 में क्या मिला था इनको, इसके लिए बुकर प्राइज भी मिला था, बुकर प्राइज ये भी इन्हें मिला था। अच्छा, सलमान रश्दी का क्या था, सलमान भाई अपने घर से मिडनाइट में घर से निकलता है, उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और वो अपने किस में निकलता है, गोल्डन हाउस से निकलता है, गोल्डन हाउस से। फिर जो फुटपाथ पे फीट थे उनको ये क्या करता है भाई, उनको
नीचे उनको गिरा देता है, उनके लिए स्टैनिक वर्स बन के आता है ये। इसको ना बहुत ज़्यादा सेम आनी चाहिए, तो ऐसे की थी। तो मिडनाइट से हमारी क्या थी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट, एक बार पेन बदल लेता हूँ यहाँ पर, मिडनाइट चिल्ड्रन। ये भाई पहले की वीडियोज़ में ना मैं आपको ये करवा चुका हूँ, इनकी ट्रिक अभी नहीं करवा रहा। द मूर में क्या थी, द मूर लास्ट साई, द मूर लास्ट साई। गोल्डन हाउस से निकलता था गोल्डन हाउस, द गोल्डन हाउस, गोल्डन हाउस। इमेजिनेशन का भी था, फीट का था भाई, ये काफ़ी लंबा था। द ग्राउंड beneath her feet, beneath her feet। अच्छा, द स्टैनिक वॉर्स, ये इनकी किताब का नाम था। एक थी सेम, वो मैंने करवा दी। अच्छा, इमेजिनरी की भी करवाई थी, वो इमेजिनरी अपने होमलैंड पे ये था, होमलैंड पे था। अच्छा, जो एक हमारी रह गई थी ना आउटमोस्ट हैप्पी की, ये थी हमारी, अभी याद आई, द मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस, आउटमोस्ट हैप्पीनेस। तो भाई ये ट्रिक है, पहले ही करवा चुका हूँ मैं, सलमान रश्दी की भी और अरुंधति रॉय की, ये वो सभी रिवाइज करवाई हैं। आज हम करते हैं किन की, रस्किन बॉन्ड की। भाई कितनी ज़्यादा किताबें आती हैं इनकी, रस्किन बॉन्ड। इनकी पहली किताब है वो याद करो, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला। इट इज, दूसरी करो, इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, इट्स इज ए वंडरफुल लाइफ। तीसरी है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। इससे अगली हमारी, इनको एक सेट बना के यहाँ पर याद कर लो, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गर्ल ऑन द ट्रेन। अगली है द ग्रेट ट्रेन स्टोरी, द ग्रेट ट्रेन स्टोरी, ट्रेन स्टोरी। अच्छा, इसमें ही एक और याद आ गई, दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली इज नॉट फार। अच्छा, इसमें ही याद कर लो, रोड टू मसूरी, रोड टू मसूरी। भाई इतनी किताब याद ही करनी होगी। देखो हर एक क्वेश्चन में ना 2024 का कितनी ज़्यादा बुक्स, अगर आप पिछली मेरी 8 सीरीज देखोगे उसमें भी इतनी ज़्यादा बुक्स आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, टाइगर इन द टनल, इन द टनल। एंग्री रिवर, एंग्री रिवर को ना यहाँ पर पुट करो आप, एंग्री रिवर। करवाऊँगा, चिंता मत करो, मेरा काम है याद करवाने का। टाइगर इन द टनल, और एक थी चेरी टाइम, चेरी टाइम। तो देखो इनको कैसे याद करोगे। मान लो भाई रस्किन बॉन्ड का ना घर है, ये ना वैसे घूमने की बनाते हैं। तो देखो आपके घर पे ना ब्लू अम्ब्रेला है, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। द रूम ऑन द रूफ, तो जो आपकी छत पे एक कमरा भी है। दिल्ली में रहते हो, दिल्ली इज नॉट फॉर, और आपके घर के पास ना रिवर है, एंग्री रिवर। तो ऐसे याद करना। देखो दोबारा से आप ना एक बार अपनी आंखें क्लोज करो, मैं आपको याद कराता हूँ। आपके घर पे क्या है, आपकी ज़िंदगी है बड़ी अच्छी चल रही है, आपके पास एक घर पे ऊपर कमरा है, उसमें एक आपकी अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है, और आप दिल्ली में रहते हो, और आपके सामने ना रिवर जाती है, एंग्री रिवर जाती है। तो भाई याद हो गई ना। उसके बाद क्या है, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द ग्रेट ट्रेन स्टोरी। मतलब जो गर्ल है कोई ट्रेन में है, उसकी आपने ग्रेट स्टोरी बनाई है। और जो रोड था ना वो किसके लिए था, रोड टू मसूरी, मसूरी के लिए आप जा रहे थे। रोड, आप जब मसूरी के लिए जा रही थी, एक द गर्ल ऑन द ट्रेन थी, एक लड़की थी जो ट्रेन में बैठी हुई थी। द ग्रेट ट्रेन स्टोरी, उसके लिए ना मैंने ग्रेट ट्रेन स्टोरी बनाई थी। अगला है, ये दोनों थोड़ी ही अजीब हैं तो इसलिए मैंने इनको अलग से बनाया है। तो टाइगर इन द टनल चेरी टाइम, टाइगर इन द टनल चेरी टाइम। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हो। और भाई आगे फिर से रिवाइज मैं आपको इनको करवा दूंगा, वो मेरी टेंशन है। अगला है, द रूल ऑफ लॉ इज अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ डॉक्ट्राइन एस्क्राइब टू। हिंदी में भी कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता कानून का शासन है, जो किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो ये किनके द्वारा है, ये हमारा एल्बर्ट वैन डाइसी के द्वारा ये प्रतिपादित है। अगर हम इसमें उसके बाद हम देखो हमने क्या किया था, हमने किए थे 15 से 18 तक, 14 से 18 तक आर्टिकल, फिर हमने 19 से लेके कहाँ तक कर लिए थे, 24 तक कर लिए थे। ये हमारे मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार वो थे। अभी हम ना 25वां कर लेते हैं,
29वां कर लेते हैं। आप पूछोगे 26, 27, 28 कहाँ पर गए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 30 और 32। तो 25 में क्या है, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, 30 में है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं जो माइनॉरिटीज होती हैं, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के, इसको हम नीचे ले लेते हैं, उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन का अधिकार देना। और आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर 31वां भी होगा। 31वां मैंने आपको बता दिया, जो हमारा जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था 1978 उसके तहत हटा दिया था। अब ये 300A में एक लीगल राइट के तौर पर है, तो अभी ये 31वां नहीं है। तो देखो 25 में क्या दिया गया है कि आप कोई भी अपना धर्म अपना सकते हो भाई, उसकी पूजा कर सकते हो आप, इसके लिए आपको कोई भी बाधा नहीं है, आप कोई सा भी धर्म अपनाओ। 29वां जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वो अपने हितों का संरक्षण कर सकता है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने हितों का संरक्षण कर सकती हैं। 30वें पे क्या है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो भाषाई हैं, मान लो भाई कौन सी भाषा है जो कम बोली जाती है, मान लो हरियाणवी है, तो जो अपनी हरियाणवी भाषा और धर्म, कोई भी आपका धर्म है, उसको अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन का अधिकार है। मान लो हरियाणवी बहुत ज़्यादा कम बोली जा रही है अभी, तो भाई मैं इसको बचाने के लिए ना अपनी कोई शैक्षणिक संस्था, मतलब पढ़ाने के लिए, मान लो हरियाणवी पढ़ाने के लिए कोई स्कूल खोल सकता हूँ, या भाई मैं की स्थापना करना और उसका प्रशासन का अधिकार, मतलब मैं उसका प्रशासन है जो स्कूल का मैं कर सकता हूँ। अगली है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर भाई आपको कोई भी इनमें से जितने मौलिक अधिकार करवाए हैं, अगर इनमें से कोई भी होता है तो आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, वो हम मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट करता है, एक हमारा हाई कोर्ट भी करता है 226 आर्टिकल के तहत। अभी हमारे पिछले आर्टिकल हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 के हमारे 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 20 के हमारे 3 थे, 1, 2, 3। फिर 21, 22, 23, 24। देखो 14 में हमारा क्या था, कानून के प्रति समानता, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही। 16 पे क्या था, अवसरों की समानता, पहले ही करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। 17 में क्या था, छुआछूत की समाप्ति। 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। 19 में क्या था, यहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, यहाँ पर आप कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी आपको पिछले कानून के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। 1, 2, 3 है इसमें, पिछले कानून के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरा, आपको 2 बारी सज़ा नहीं दी जाएगी। और तीसरा, आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते। 21 में क्या है, आपको जीवन का अधिकार दिया गया है। 22 में क्या है, गिरफ्तारी होने से पहले कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 23 में क्या है, कोई भी भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मतलब आपको कोई भी भाई देही की स्वतंत्रता है, मतलब आपकी कोई भी आपको बेच नहीं सकता कुल मिला के। 24 में क्या है, 24 में भाई जो 14 साल से नीचे के बच्चे उनको कानों में काम नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पोली के पूरे मौलिक अधिकार हैं वो करवा दिए हैं। वो पहले करवा चुका हूँ कि भाई फंडामेंटल जो राइट्स हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए हैं। कहाँ पर हैं ये, हमारे संविधान में पार्ट 3 में हैं।
थर्ड में हैं, तो ये हमने पहले ही ये वीडियोज में हम कर चुके हैं। तो आज हमारे मौलिक कर्तव्य के बस हमारे रीड्स रह गए हैं, फिर हमारा मौलिक कर्तव्य बोल रहा हूँ, मौलिक अधिकार हैं वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? भारत के मैदानों पर सूती बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो ये बताओ भाई किन्होंने बोला था? तो ये बोला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखो बेंटिक ने क्या क्या काम किया था। बेंटिक ने एक तो भाई 1829 में जो सती प्रथा है उसको ख़त्म किया था। सती प्रथा ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। किसके साथ मिलकर किया था? स्वामी सती प्रथा है उसको ख़त्म किया था। तो भाई उनका नाम था, मैं दिमाग से निकल जा रहा भाई। अच्छा, राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलके किया था। मोहन राय। राजा की उपाधि इन्होंने किन्होंने दी थी? इनको दी थी राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की खोज की थी। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की खोज की। ब्रह्म समाज। अच्छा, फिर इन्होंने की बुक्स भी हैं राजा मोहन राय जी की बुक्स। एक तो हमारी परसेप्स ऑफ जीसस, एक है गिफ्ट टू मोनोथीज्म। तो ये हमारी राजा राम मोहन राय से रिलेटेड हो गई। उसके बाद आते हैं मैकाले ने भाई 1835 में क्या किया था? इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। उसके बाद आते हैं हमारे डलहाउजी ने भाई क्या क्या काम किया था? गला बैठ गया इतना बोल के। डलहाउजी ने भाई एक तो ये लाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पहले करवा चुका हूँ। हड़प की नीति। एक भाई इसने जो टेलीग्राफ हैं उसके तार बिछवाए थे। एक इसने सबसे पहले मालगाड़ी चलवाई थी 1853 में मुंबई टू थाने। कितनी लंबी ट्रेन थी? ये थी 34 किलोमीटर पटरी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इसने कौन कौन से अडॉप्ट की थी? 1848 में की, 49 में की, 50 में की। ये भी ट्रिक के माध्यम से करवा चुका हूँ पहले। 1851 में इसने कुछ नहीं किया, 52 में की, 53 में की और 54 में की। 1848 में इसने किसको हड़पा? सितारा को हड़पा। फिर संबलपुर जा जैतपुर जा भगत। फिर 1851 में कुछ नहीं किया। फिर 52 उदयपुर उड़ा कहाँ से? झांसी से नागपुर। तो हमने कैसे याद की थी? सितारे पर बैठा है संबल जा भगत। तो संबल से हो गया संबलपुर, जा से जैतपुर, भगत। फिर क्या था? उड़ा कहाँ से? उड़ा झांसी से नागपुर। तो उड़ा उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो इसने भाई ऐसे इनको क्रोनोलॉजिकल उससे हड़पा था। और ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक काफ़ी क्वेश्चंस इसके बने हैं पिछली हमारे एग्ज़ाम्स में। अभी आ जाते हैं डफरिन के टाइम में क्या हुआ था? डफरिन के टाइम में भाई 1885 में क्या बनी थी? हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुई थी, जो A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। तो अभी भाई इतने ही याद रखो। अच्छा, करजन का भी कर लेते हैं। करजन के टाइम में क्या हुआ था? 1905 में ना इसने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। 1906 में हमारी मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग कहाँ पर बनी थी? ये बनी ढाका में। ढाका कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश में। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला है दूध सागर वाटरफॉल है वो कहाँ पर है? तो ये जो दूध सागर है ना, ये हमारा गोवा में देखने को मिलता है। पिछले का आंसर लगा दिया था ना। तो दूध देखो, दूध कहाँ पर ही नहीं मिलता है? दूध भाई आपको कहाँ पर नहीं मिलता है? तो ये आपको गोवा में देखने को नहीं मिलता है, ऐसे याद कर लेना। अच्छा, उससे पहले मैं करवा चुका हूँ एक जोगिंग के आप नाटक करते थे कहाँ पर करते थे? कर्नाटक। कौन सी नदी पे थे? शरावती। जोगिंग करते हुए ना आप नाटक करते थे और शरारत करते थे, तो शरावती नदी पर है। और भी मैं वाटरफॉल करवा देता हूँ। एक तो हमारा धुआंधार फॉल।
तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में। दूसरा भाई होगेन नाकाल, ये है हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक की बाउंड्रीज पे है। तीसरा है हमारा नोकालिकाई फॉल, ये कहाँ पर है, ये है मेघालय। और फोर्थ हमारा अट्टाकापिलिंग फॉल्स, ये है केरला का। तो अब इनको याद कैसे करोगे, मैंने तो चीज़ याद करने की है ना। तो देखो धुआं, अब हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है, बीच में। तो भाई बीच में ना धुआं उठा है, तो बीच में धुआं उठ रहा है, तो मध्य प्रदेश में है कहाँ पर, धुआंधार फॉल्स, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा भाई ये थोड़ी ट्रिक ना, मतलब यार समझ जाओ, मेरे को बार बार मना करना पड़ेगा, ये ट्रिक है। तो भाई आप हगने का नाम नाटक कर रहे हो, होगन, हगने का नाटक कर रहे हो तो कर्नाटक, और मिलने जा रहे थे, लेकिन आपको हगने का नाटक करना, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। मेघ आए को कैसे याद कर सकते हो, नो नहीं, मेघ नहीं आए, नो नहीं आए, मेघ नहीं आए, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा केरला को मैंने कैसे करवाया, करेला से करवाया ना। तो अति देखो ATHI है यहाँ पर, ATHI का पिलिंग, अति करेला हो जाएगा ना, अति। इसकी मैं स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूँ एक बारी, यह है अति का पिलिंग। तो यहाँ पर अति करेला हो जाएगा ना, तो भाई आपका मुंह कड़वा हो जाता है। तो ऐसे आप ये याद कर सकते हो, चिंता मत करो भाई, बहुत बारी रिवाइज करवा दूंगा आपको, बिल्कुल के बिल्कुल याद रहेंगे। अगला है 2023 में एक ही पैरा एशियाई खेलों में आयोजन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो वो है शीतल देवी जी, जो कि 2023 में एक ही पैरा एशियाई खेलों में आयोजन होने वाली पहली ये बनी है। अभी हम कर लेते हैं जो फर्स्ट पैरा एशियन गेम हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। फर्स्ट पैरा एशियन गेम्स, ओलंपिक्स रिवाइज करवाऊँ या रहने दूँ, चलो पहले ये कर लेते हैं। 2010 में हुए थे, कहाँ पे हुए थे, ये चाइना में हुए थे, चाइना में हमें देखने को मिले थे। अभी कर लेते हैं हम एशियन गेम्स। तो देखो सबसे पहली बार एशियन गेम्स किसने होस्ट किए थे, 1951 में भारत में ही हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे, न्यू दिल्ली में। सेकंड टाइम पे एशियन गेम कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे 1954 में, कहाँ पर, मनीला में। अच्छा भारत ने 1951 के बाद कब होस्ट किया था, ये किया था 1982 में, फिर से न्यू दिल्ली में ही हुए थे, न्यू दिल्ली में। और सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया जो एशियन गेम, सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है एशियन गेम, वो किसने किया है, वो किया है बैंकॉक ने। अच्छा जब 1982 में हमने न्यू दिल्ली में किए थे, तो हमारा जो तंखर था, शुभंकर या मैस्केट, वो क्या था, वो था अप्पू हाथी। तो ये है भाई हमारे गेम से रिलेटेड हो गए। एक बार ना मैं आपको ओलंपिक्स रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले कहाँ पर 1896 में एथेंस में शुरू हुए। 1900 में यहाँ पर नॉर्मन है, उन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते, एक तो 400 मीटर हर्डल में, 400 मीटर स्प्रिंट में। और 1900 में सबसे पहले महिला खेलने लगी थी। हमने कितने गोल्ड मेडल जीत लिए थे, तो 1928 से लेके 1980 तक हमने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1928 का जीता, 32 का जीता, 36 का जीता, 48 का जीता, फिर 52 का जीता, फिर 56 का जीता, 64 का जीता, 60 में नहीं जीता था, फिर हमने 80 में जीता। तो ये हमारे 8 गोल्ड मेडल हैं, वो हमने जीत लिए थे। अच्छा ओलंपिक्स की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो ल्यूजवाने स्विट्ज़रलैंड में है। यहीं पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का भी हमें ल्यूजवाने स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को मिलता है। और कुछ अच्छा
सबसे पहले ओलंपिक्स में जो इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल लेने वाले और ब्रॉन्ज लेने वाले और गोल्ड लेने वाले, तो गोल्ड थे हमारे अभिनव बिंद्रा, इनकी बुक है अ शॉर्ट हिस्ट्री। ब्रॉन्ज लेने वाले हैं ये हमारे जादव सर, इन्होंने 2008 में लिया था, इन्होंने 1952 में लिया था। ये फ्री स्टाइल रेसलिंग से थे। और सिल्वर लेने वाले थे 2004 में राठौड़ सर, इन्होंने शूटिंग में ही लिया था। अच्छा, सबसे पहले जो यूथ ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर हुए? यूथ समर ओलंपिक्स पे हुए 2010 में सिंगापुर में। और जो यूथ विंटर ओलंपिक्स हैं 2012 में कहाँ पर हुए? ऑस्ट्रेलिया में हुए। ऑस्ट्रिया में हुए। अच्छा, 2024 के कहाँ पर हुए? पेरिस फ्रांस में हुए। यहाँ पर किन्होंने गोल्ड मेडल तो नहीं जीता, हमने सिल्वर मेडल जीता है। वो किन्होंने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स में दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था, किन्होंने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। और दूसरे नंबर पर जो सिल्वर मेडल जीता था वो जीता था किन्होंने? मीराबाई चानू ने। ये किससे रिलेटेड हैं? ये है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड, 57 किलो कैटेगरी में ये खेलती हैं। और अगर हम देखें 2028 में जो हमारे समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? ये होने वाले हैं लॉस एंजलस यूएसए में। और 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? वो इटली में होने वाले हैं। तो भाई ये है, मैंने पूरा ओलंपिक के बारे में आपको करवा दिया है। अच्छा, भारत में जो ओलंपिक संघ है वो कब बनता है? वो 1927 में बनता है। तो भाई कितना सारा रिवाइज करवा दिया, कितने सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में जब आप किसी आवर्त क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु त्रिज्या का क्या रुझान होता है? इंग्लिश में भी कर देता हूँ। In the periodic table, what is the trend for the atomic radius as you move from left to right? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड हॉरिजेंटली, तो वो क्या, तो उसमें ना एटॉमिक रेडियस है वो हमारा डिक्रीज होता है। तो देखिए अभी ना हम पीरियोडिक टेबल है वो शुरू कर लेते हैं। पीरियोडिक, जस्ट अ मिनट गाइस, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हमने किन्होंने बताया था? वो बताया था डोबरनायर ने। चिंता मत करो, हर एक चीज़ याद करवाऊंगा भाई। डोबरनायर, फिर ना आप भी मेरे की तरह ऐसे ही रिवाइज करोगे। डोबरनायर ने, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रिएड्स। कब दिया था ये? 1817 में दिया था। इसमें क्या दिया था कि मतलब जो हमारा पहला और तीसरा, जो हमारा पहला और तीसरा एलिमेंट है उनके जो बीच में होगा ना, बोले तो देखो मैं एग्जांपल के उसमें बताता हूँ। जैसे हमारा लिथियम है और हमारा पोटेशियम है, लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम पोटेशियम का जो हमारा एटॉमिक मास है वो 39 और लिथियम का 7। तो जो इनके बीच में होगा ना वो हमेशा इनका एवरेज होगा। तो बीच में क्या है? सोडियम का 23। अगर हम 39 और 7 को प्लस कर लेंगे 46 बाई 2 23। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? जो मिडल एटॉमिक मास विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो मिडल का ये हमारा एलिमेंट होगा ना वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर होगा। लेकिन भाई ये इनका सफल नहीं हो सका था। उसके बाद आए कौन? न्यूलैंड। अपना अष्टक का सिद्धांत लेके न्यूलैंड का आया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने कब दिया था? 1867 में दिया था। उनका बता दिया मैंने, 1817 में दिया था। एक बार रुकिए, हाँ 1817 में दिया था। इन्होंने 1867 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जो पहला और 8वां जो एलिमेंट होगा ना वो सेम होगा। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है इंडिया में, सारे गामा पा धा नी, तो वहाँ पर इन्होंने यही कहा था जो पहला एलिमेंट होगा और 8वां एलिमेंट होगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। और इन्होंने भी भाई एटॉमिक मास को इंक्रीज ऑर्डर में ही लगाया था। जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास हैं वो इंक्रीज हो रहे थे।
और इन्होंने कितने एलिमेंट्स, इनके टाइम तक कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी, जब तक 56 एलिमेंट की हैं वो खोज हो चुकी थी। लेकिन भाई जो अगर इनकी मैं टेबल दिखाऊंगा, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में इनके बारे में करवाया हुआ है, जो भाई लगातार कर रहे हैं उनको पता होगा, जो इन्होंने इनकी कुछ ना, इनकी उसमें कुछ गलती थी। जैसे भाई नॉन मेटल्स हैं या मेटल्स हैं, वो भाई नॉन मेटल्स में मेटल्स जा रहे थे, मेटल्स में नॉन मेटल्स आ रहे थे। ऐसे ही भाई जैसे इनके में जो कैल्शियम में आके इनकी जो थ्योरी है वो समाप्त हो रही थी। इनके में सबसे जो लास्ट टेबल में जो एलिमेंट था वो था थोरियम। थोरियम तो ये थी भाई जो इनकी कुछ रुकावटें देखने को मिली हैं। फिर आए भाई मेंडलीव। मेंडलीव इनको ही क्या कहते हैं, इनको ही कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इन्होंने 1869 में अपनी थ्योरी दी थी। इनके टाइम में भाई 63 एलिमेंट्स हैं, उनकी खोज हो चुकी थी। और इन्होंने भी जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ही लगाया था। एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में इनकी जो 8 ग्रुप्स थे, और इनकी टेबल में 8 तो ग्रुप्स थे और 7 हमें देखने को मिलते हैं पीरियड। पीरियड भाई इनकी टेबल मैं लेके आऊँ क्या, 1 मिनट रुको मैं लेके ही आता हूँ। तो देखो ये आ चुकी है हमारी मेंडलीव की। तो देखो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने ना कुछ यहाँ पर ना स्पेस छोड़ के चले गए थे। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे स्पेस हैं वो खाली है, ये इन्होंने स्पेस है यहाँ पर खाली छोड़ के चले गए थे। तो देखो एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर स्पेस खाली था, तो इसको ये बोले गए इका एल्यूमिनियम। ऐसे ही भाई इका बोरोन, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज, ऐसे ये करके गए थे। तो ये भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो इन्होंने खाली स्थान छोड़े थे उनको बाद में उनके स्थान पर क्या हमें देखने को मिला है वो मैं आपको ट्रिक से करवाऊँगा, चिंता मत करना। पेन ले लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, एक इक्का बड़ा करता हूँ, इक्का एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये तो मेंडलीव की टेबल में जो ये छोड़ के गए थे। और ये फिर हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 18 एलिमेंट हैं, 118 पीरियोडिक टेबल में क्या आए थे उनकी जगह में जो एक खाली स्थान छोड़ गए थे, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन, इक्का, यही इंपॉर्टेंट है इक्का वाले हैं, हालांकि और भी थे, इक्का मैग्नीज। मैग्नीज तो इसकी जगह हमारा एल्यूमिनियम की जगह क्या था, गैलियम। इक्का बोरोन, बोरोरस, स्कैंडियम, मैं इनकी ट्रिक भी करूँगा, चिंता मत करो। उसके बाद था जर्मेनिजियम। जर्मेनिजियम उसके बाद है टेक्नेटियम। तो देखो ये कैसे याद करोगे आप, देखो एल्यूमिनियम तो ओल ने ना गाल पे थप्पड़ मारा, वो सभी के गाल पे थप्पड़ लगा, ओल गाल ऐसे याद कर लेना। अब बोर हो रहे थे तो आपने स्कैन कर लिया, स्कैंडियम। तो बोर हो रहे थे, बोरोन, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाती है ना, जब मान लो आपने हाथ नहीं धोए, तो आपके हाथ में ना अगर आपने थोड़े भी आपने सिली मिस्टेक की हाथ धोने में, तो आपके हाथों पे जर्म लग जाएंगे। तो सिली मिस्टेक, जर्मेनिजियम। मैन क्या करते हैं, टेक का काम करते हैं, और टेक्नेनियम, मैग्नीज, टेक्नेनियम, ऐसे आप याद कर सकते हो। अभी जो भाई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किन्होंने दी, तो वो दी थी हेनरी मोजले ने। मोजले कब दी थी, 1913 में इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। तो इन्होंने क्या दिया था, जो इन्होंने एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने कैसे, मतलब वो किया था, इन्होंने ना उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, पहले तो एटॉमिक मास चल रहा था लगातार, लेकिन इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा था। और भाई एटॉमिक नंबर से कैसे किया था, इन्होंने एक्सरे से सभी उनको देखा था। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो कितने एलिमेंट हमारे, 118। इसमें अगर नेचुरली देखें, नेचुरली ओकोर्ड,
मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं तो वो कितने हैं 94 हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही देखें तो हमें कितने ग्रुप देखने को मिलते हैं और कितने पीरियड देखने को मिलते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 तो ग्रुप देखने को मिलते हैं और 7 पीरियड देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारे वर्टिकल होते हैं, ग्रुप 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 इनको वर्टिकल कहते हैं। ग्रुप में आप वर्टिकली तो खड़े होते हो ना, वर्टिकल एक के पीछे एक ग्रुप होता है आपका। और पीरियड होते हैं हमारे ऐसे लेटे हुए। तो ग्रुप हमारे 18 ऐसे 1 2 3 4 और हमारे जो पीरियड हैं वो 7 है। तो भाई अभी पीरियोडिक टेबल से हम इतना ही करते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगले गुलाबो स्पेरो भाई मैंने अभी बताया था, तो इनको पद्मश्री कब मिला था, ये 2016 में, पिछली ही स्लाइड में हमने ये किया था। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट पेपर्स रिलीज बाय नीति आयोग इज रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा जो वाइट पेपर है वो किसके लिए था, तो विजन 2035। इसमें क्या था कि भाई जो हमारी हेल्थ सर्विस है ना उसको हम थोड़ा और सुदृढ़ बनाएं, जिससे भाई हम ना इम्प्रूव कर पाएँ, किसी की बीमारी हो उसके डिटेक्शन कर पाएँ, मॉनिटरिंग कर पाएँ। तो मतलब बंदों की ना जो बीमारी होने से पहले ही हम किसी बंदे की बीमारी का पता लगाएं। तो ये था भाई एक वाइट पेपर इशू किया था विजन 2035 के हिसाब से। अगला हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सेड द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सरकार की राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर पर को स्थिर करने के लिए कहा जाता है, तो ये कहा था J.M. केनिंग्स ने। तो देखो इकोनॉमिक्स में हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं इकोनॉमिक्स में, एक तो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो। मैक्रो में ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रो में अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया रे, कित्थों गया रे, अरे काफ़ी नीचे चला गया भाई। तो देखो माइक्रो हमारी क्या होती है, माइक्रो में हम छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे भाई एक आदमी की इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गए। मैक्रो में पढ़ते हैं भाई हम अपने देश की GDP पढ़ लेते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं। तो मैक्रो होती हैं बड़ी, माइक्रो होती हैं छोटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हम किन्हें कहते हैं, वो कहते हैं हम एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ को। इनकी जो किताब का नाम है वो क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ, अरे क्या लिख दिया भाई, वेल्थ ऑफ नेशन, NATION। और भाई एक और है इनके ही, वो हमारे एल्फ्रेड मार्शल। चाहे तो आपको एडम स्मिथ देखने को मिलेगा, चाहे एल्फ्रेड मार्शल देखने को मिलेगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो हमारे J.M. केनिंग्स। इनकी जो बुक का नाम है, इनकी भी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम है द ग्राउंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इन्होंने कब दी थी, 1936 में एक किताब लिखी। तो भाई अभी इतना ही याद रखो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डीकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। मतलब डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो मतलब मान लो आपने बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा किया, पत्ते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, वो थोड़े दिन में ना उनका खाद बन जाएगा, तो वो डीकम्पोजर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फंगस। अभी हम पढ़ लेते हैं भाई सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल बेसिकली हमें किस में देखने को मिलती है, सिर्फ प्लांट में देखने को मिलती है। तो ये भाई प्लांट में सेल वॉल है किस चीज़ की बनी होती है, देखो एक तो प्लांट में होती है, एक हमें देखो एनिमल में देखने को नहीं मिलती है भाई, किसी भी कुत्ता बिल्ली इंसान में देखने को नहीं मिलती है, ओनली हमें प्लांट में देखने को मिलती है। तो प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगस में और एल्गी में किस किस चीज़ की बनी होती है। तो प्लांट में तो बनी होती है सेलुलोस की, सेलुलोस। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिन की, फंगस में बनी होती है काइटिन की, और एल्गी में बनी होती है पैक्टिन की। जो हमारी सेल वॉल होती है डेड सेल होती है, डेड होती है मतलब ये बोले तो, और ये फुली परमिएबल होती है, फुली परमिएबल मतलब ये हर एक चीज़ को अपने अंदर आने देती है। वैसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन देखें, सेल मेम्ब्रेन, तो ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है और ये लिविंग होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन
और लिपिड की बनी होती है, जिसमें 50% प्रोटीन होता है और 50% इसमें लिपिड हमें देखने को मिलता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो पीसी, अभी प्लांट सेलुलोज पीसी, बीपी, एफसी और एपी, ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स रोट बर्मो कोविनेंट विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ द क्रीड ऑफ द बर्मो समाज। हिंदी में करके दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने बर्मो समाज के सिद्धांतों का विवरण देने वाला बर्मा संविधान लिखा था। तो ये कौन थे, ये थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। बर्म समाज मैंने बता दिया भाई, यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने किया था, इनको राजा की उपाधि इन्होंने दी, तो सभी मैंने आपको करवा दिया है पहले ही। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां कलाकार बालू पर विभिन्न विचारों और उनके स्पष्टीकरण को लिखते हैं। इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज वेयर आर्टिस्ट कैन एंथ्रोल्ड बाय द डाइवर्स थ्रू आउट एंड देयर एलुकिडेशन ऑन सैंड। तो ये ओडिशा में हमें देखने को मिलता है। ओडिशा से याद आ गया भाई, हमारे 3 प्रकार का छऊ डांस होता है। एक तो हमारा झारखंड में होता है, एक हमारा ओडिशा में होता है और एक हमारा वेस्ट बंगाल में होता है। झारखंड में क्या होता है, सरायकेला, सरायकेला। ओडिशा में क्या होता है, मयूरभंज, मयूरभंज पहले ही करवा चुका हूँ, ये बस रिवाइज करवा दिया ओडिशा का नाम आते ही। और क्या है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, ठीक है। विच सेक्टर यूज द ग्राउंड वाटर मैक्सिमली, मतलब जो ग्राउंड का वाटर है वो कौन सा सेक्टर लेता है, बेसिकली भाई एग्रीकल्चर ही लेता है। तो देखो हमारे कौन से सेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, जो भी होगा ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। सेकंड में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर है, यहाँ पर ना हमारा क्या होता है, उसको बनाया जाता है। मान लो यहाँ पर आपने गेहूँ उगाए, तो गेहूँ को भाई आप बिस्कुट बना दोगे, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली इंडस्ट्रीज का काम होता है। और तीसरा होता है हमारा सर्विसेज, सर्विसेज। अभी हम देखें अगर हमारी पॉपुलेशन है, इनमें कितने कितने लगी हुई है पॉपुलेशन, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर में देखें तो मोटा मोटा हमारी 54.6% के आसपास लगी हुई है। अगर हम सेकंड सेक्टर में देखें तो 24% के आसपास लगी हुई है। और टर्सरी सेक्टर में देखें तो 21.1% के आसपास लगी है। ऐसे अगर हम जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो टर्सरी सेक्टर का है जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज मतलब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यही बैच आपको देता तो ये मेरी सर्विसेज हो जाती है। तो इसका सबसे ज़्यादा 54% का, अगर इसमें अगर हम सेकंड उसमें देखें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 31% के आसपास। और अगर हम प्राइमरी सेक्टर का देखें तो 14.39% के आसपास हमें देखने को मिलता है। एग्जैक्ट भी बता देता हूँ, 21.49, 54 पॉइंट कुछ है, ये 21 है, ये 24.3% है आई गेस, और ये मैंने बता ही दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज। तो ये जो सिल्वर के ऊपर जो हमारी ब्लैक कोटिंग जम जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, सल्फाइड। तो ये कौन सा होता है, ये होता है Ag2S, इसको ही हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। मान लो आपकी चांदी है, कुछ समय तक ना भाई ये ना जब इसमें एयर के कांटेक्ट में आएगी, और एयर में क्या होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सल्फाइड, इसके कांटेक्ट में आएगी तो सिल्वर ना ये भाई आपकी काली पड़ने लग जाती है। तो ये भी इस पर क्या जमने लग जाता है, सिल्वर सल्फाइड इसको में जमने लग जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है द मेगालिथिक साइट इज अ साइट ऑन द रिवर गोड आर ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। तो ये जो मेगालिथिक साइट है ये गोड नदी के किनारे है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये है इनाम गाँव। इनाम गाँव कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। बेसिकली देखो एक ना CJ थॉमसन नाम के बंदा हुआ था, कोई हुआ था कभी भाई, तो उसने हमारे जो इतिहास है उसको 3 वर्गों में कर दिया था। एक तो था स्टोन एज, पत्थर वाला काल, एक था हमारा ब्रोंज एज जो कॉपर वाला टाइम था, एक था हमारा कौन सा
आयरन एज। फिर इसने भाई स्टोन एज को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। ये था हमारा पैलोलिथिक का समय, ये था हमारा मीजोलिथिक और ये था हमारा नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये कब तक था? ये था भाई जब से हमारी पृथ्वी शुरू हुई है उससे 12,000 BC तक। ये हमारा 12,000 BC से 10,000 BC तक। इसमें ही हम क्या करने लगे थे? स्मॉल स्टोन्स का प्रयोग करने लग गए थे। स्मॉल स्टोन्स का प्रयोग मतलब क्या था? छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं उनसे हम अपना हथियार बनाने लग गए थे। ब्रॉन्ज एज में क्या आता है? ताम्र पाषाण काल में बेसिकली क्या आता है? उसमें आता है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका समय है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। और भाई आयरन एज हमारा पता ही है, इसके बाद जो भी है हमारा आयरन एज देखने को मिलता है। अभी ना इन्हीं काल में हमें एक ना पेंटिंग देखने को मिलती है, तो मैं पेंटिंग भी करवा देता हूँ। बेसिकली हमारी पेंटिंग है कहाँ से? नियोलिथिक से शुरू हो जाती है। ये हमारी ना नियोलिथिक में शुरू होती है, फिर हमारी ब्रॉन्ज एज में चली जाती है। ब्रॉन्ज में जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम है, और फिर ये कहाँ पर चला जाता है? अर्ली आयरन एज, जो आयरन एज से पहले का समय थोड़ा हाँ अर्ली आयरन एज, और फिर थोड़ा हाँ लेटर आयरन एज। यहाँ पर कौन सी चली थी? यहाँ पर चली थी, एक बार मैं पेन बदल लेता हूँ। यहाँ पर चली थी नियोलिथिक में OCP, फिर चली थी PGW, फिर चली थी NBW और फिर चली थी NBPW। OCP का फुल फॉर्म क्या थी? OCP की थी भाई ओकरे कलर पेंटिंग, कलर पोइट्री, पेंटिंग नहीं भाई, पोइट्री। मतलब पोइट्री क्या है भाई? मान लो आपको ना मिट्टी के बर्तन बनाने, तो इन्हीं पोइट्री कहते हैं। तो नियोलिथिक में भी क्वेश्चन भाई बहुत बारी पूछा गया है कि नियोलिथिक समय में कौन सी पोइट्री थी? तो OCP थी। मैं इनको करवा दूंगा यार, चिंता मत करो। इसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर, फिर यहाँ पर आ जाता है नॉर्थ ब्लैक वेयर, फिर आ जाता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो देखो इनको कैसे याद करोगे? इनको याद करोगे देखो CP चलेगा, कर्नाट प्लेस चलेगा, CP चलेगा, ओ वाला नहीं यार, PG में जाऊंगा, मतलब PG में भाई डब्लू भाई ऐसे लिखते ना, PG में जाऊंगा भाई। फिर ये कहता नहीं भाई, फिर NBPW ऐसे आप याद कर सकते हो। CP में चलेगा, वो कहता नहीं मैं तो PG में जाऊंगा। वो CP में चलेगा, नहीं मैं तो PG में जाऊंगा भाई। नहीं भाई, ये पॉलिश्ड वेयर ऐसे आप याद कर सकते हो इसको बड़ी ही आसानी से। तो भाई कितनी चीज़ें याद करवा दी मैंने आपको आज। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो? कौन सी फसल है जो 1 साल ले लेती है ग्रो होने में? वो हमारी शुगर केन। सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ पर होता है भाई? UP में होता है। अगला, द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज टू हाउ मैनी जजेज एज ऑफ फरवरी 13, 2023? तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो कितनी हो गई है? वो हो गई है हमारी 34। इसमें एक तो हमारे CGI होंगे, और भाई पेन हमको मोटा करना होगा। एक तो हमारे रुको यार, इसको यहाँ पर लिया जिससे तुम्हें दिखे आसानी से। एक तो हमारे क्या होंगे? CGI होंगे, और 33 उनकी हेल्प करने के लिए अन्य जज होंगे, अभी हमारे CGI कौन है? 51 CGI है संजीव खन्ना जी। उससे पहले कौन 50 में कौन थे? DY चंद्रचूड़ जी थे, जो कि रिटायर हो गए हैं। हमारे पहले CGI कौन थे? वो थे हमारे हरीलाल
जी कानिया थे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल भी कर लेते हैं। 124, 129, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 137, 143। तो 124 में हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया, 129 में हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने तो क्या है, मान लो कोई हाई कोर्ट है, वो भाई कोई अपनी किसी को सज़ा सुनाती है, तो मान लो अगर भविष्य में कुछ ऐसा ही केस आता है तो इनका ना रिकॉर्ड रख लिया जाता है, जो स्टेनोग्राफर ना वो लिखते रहते हैं भाई। फिर आगे मान लो फिर से वही सेम केस आएगा तो उस केस की मदद लेके उसका फैसला सुनाया जाता है, तो इसीलिए एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगला 137 में अगर मैं इसकी आपको निर्णयों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्वावलोकन, मतलब क्या है, मान लो किसी भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी और भाई ये कहा कि मैंने इसके तहत सुनाई है, फिर भाई हाई कोर्ट ने भी सेम सज़ा सुना दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ना, उनके निर्णय को बदल सकता। तो 137 में मैं यही देखता, निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार या पुनर्लोकन। 143 में क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति के परामर्श ले सकती है, किसी मामले में परामर्श ले सकती है। तो ये हो गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल। अगला भी स्टेट रिसीव्ड द सपोर्ट स्टार ACES बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड इन 2024। तो ये हमारी तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन भाई, द लेजिस्लेचर पावर इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। मैंने करवाया हुआ है, ये कौन सी हमें देखने मिलते हैं 7वीं अनुसूची में, पहले ही ये करवा चुका हूँ। तो अरे भाई कहाँ जाएगा, 7वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या पूछा, विच आर द यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट एंड द। तो एक तो हमारी होती है जो यूनियन लिस्ट होती है जिसे हम संघ सूची कहते हैं, एक हमारी राज्य सूची होती है, एक हमारी होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें यूनियन लिस्ट में हमारे कितने हैं, तो इसमें हमारे 100 भाग दिए हुए हैं। स्टेट लिस्ट में देखें तो स्टेट लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं 61, और अगर हम कॉन्करेंट में देखें तो 52 हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अभी हम कर लेते हैं 8वीं अनुसूची कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन अगर हम मूल संविधान में देखें तो हमारी 14 भाषाएं थी। ये हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे, एक तो हमारा 21वां किया गया था, फिर हमारा 71वां किया गया था, फिर हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। 21वां कब हुआ था, 1967 में हुआ था। 71वां कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और ये 2003 में हुआ था। इसमें सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी, इसमें MNK और इसमें BDSM। यहाँ पर क्या है, मणिपुरी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, K से कोंकणी जोड़ी गई, B से हमारी बोडो, D से डोंगरी, S से संथाली और M से मैथिली। ये हमारी भाषाएं हैं। ऐसे हमारी 14 से 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो भाई आज पावर बिल्कुल भी नहीं रही है बोलने की। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। और आज के प्रैक्टिस सेट में ना भाई आपको एक नया क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाला है। रात के 12 भी बज चुके हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।